क्या सिर्फ सोशल मीडिया के बंद होने से इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है? सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जनता की हक की आवाज को कभी दबाई नहीं जा सकती। और इन सब के बाद कल नेपाल की नई प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। कुर्सी बड़ी नहीं होती, आवाज बड़ी होती है, और नेपाल के यूथ ने इस बात को साबित कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में नेपाल की सड़कों पर जो हुआ वो काफी दर्दनीय था। 4 सितंबर 2025 को नेपाल की गवर्नमेंट ने 26 ऐप पर बैन लगा दिया था। यूट्यूब, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे कई सारे ऐप। और ये बैन का ऐलान होते ही नेपाल के जेनजी सड़कों पर उतर आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। 8 सितंबर को इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग कर दी और इसी फायरिंग में 19 से ज्यादा जवान मारे गए, जिसमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था। और फिर जो हुआ वो हम सब के सोच से परे था। 9 सितंबर को नेपाल की जेनजी सड़कों पर तोड़फोड़ करने के लिए निकल पड़ी। जो लोग कल तक सड़कों पर प्रोटेस्ट के नाम पर स्लोगन्स लिए घूम रहे थे, आज वही हाथों में हथियार उठाए खड़े हैं। नेपाल में हालात इतने बिगड़ गए थे कि गुस्से से उग्र हुए युवाओं ने नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। और ये आग सिर्फ घरों तक सीमित नहीं थी, संसद और सुप्रीम कोर्ट को भी इन युवाओं ने नहीं बख्शा। गुस्से की आग इतनी तेज थी कि पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर हमला हुआ और उनकी पत्नी की मौत हो गई। युवाओं के भीड़ ने वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा और इसी तरह पूरे नेपाल में अफरा तफरी मच गई। हालात इतने बिगड़ गए थे कि आखिर में नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को अपने पद से रिजाइन देना पड़ा। अब असली सवाल ये है कि ये सब क्यों हुआ? क्या सिर्फ सोशल मीडिया के बंद होने से इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है? इसका जवाब है नहीं। असली वजह बहुत गहरी है। तो इतने बड़े आंदोलन की वजह है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नेपोटिज्म, लोगों की आवाज दबाना और लंबे सदी से चला आ रहा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता। नेताओं पर बरसों से भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। पब्लिक को लगता है कि नेता सिर्फ अपनी जेब भरते हैं और आम जनता को कुछ नहीं मिलता। नेपाल में बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है। यहाँ लाखों नौजवान पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती। बहुत से युवाओं को मजबूरी में विदेश जाकर काम करना पड़ता है। देश के नौजवान जो विकास का ताकत बन सकते थे, अब वही गुस्से और नाराजगी में सड़कों पर उतर आए हैं। नेपाल की राजनीति में भाई भतीजावाद बहुत गहराई तक फैला हुआ है, यानी कि नेपोटिज्म। यहाँ नेताओं के अपने रिश्तेदार ही बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। काम करने वाले काबिल लोग पीछे रह जाते हैं और परिवार वालों को आगे बढ़ा दिया जाता है। इस वजह से आम जनता को लगता है कि सिस्टम उनके लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नेताओं और उनके घर वालों के लिए है। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा और बढ़ता गया। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ी समस्या है। यहाँ सरकारें बार बार बदलती हैं। नेता अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं लेकिन जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। लगातार बदलती सरकार और कमजोर व्यवस्था ने लोगों का भरोसा तोड़ दिया है। यही वजह है कि लोगों में गुस्सा और बेचैनी बढ़ती गई। नेपाल में लोगों की आवाज को अक्सर दबा दिया जाता है। जो लोग सवाल उठाते हैं या फिर सरकार की नाकामी पर बोलते हैं, उन्हें चुप कराने की कोशिश की जाती है। यही दबाव लोगों के गुस्से को और बढ़ा देता है। तो दिखने में यह आंदोलन सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन के खिलाफ था, लेकिन असल में ये था भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नेपोटिज्म और सिस्टम के खिलाफ जमा हुआ गुस्सा। और सिर्फ एक बैन ने इस गुस्से को फटने का मौका दे दिया। और इन सब के बाद कल नेपाल की नई प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की, जो कि पूर्व चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। ये एक ऐतिहासिक पल है क्योंकि वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और वो एक अंतरिम सरकार के तौर पर काम करेंगी। उन्हें इस पद पर नियुक्त करने के पीछे जेनजी युवाओं की मांग और देश में बढ़ती अस्थिरता है। प्रधानमंत्री नियुक्त करते समय जेनजी युवाओं ने सुशीला कार्की के सामने 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त संसद भवन को भंग करना, दूसरी शर्त आंदोलन रोकने में की गई सख्ती पर न्यायिक जांच हो और तीसरी शर्त है नेताओं व मंत्रियों की संपत्ति जांच के लिए न्यायिक प्राधिकरण। सुशीला कार्की ने 12 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की उपस्थिति में ली। सुशीला कार्की ने पहली कैबिनेट बैठक में संसद को भंग करने की सिफारिश की और राष्ट्रपति कार्यालय ने ये घोषणा की कि 12 सितंबर रात 11 बजे संसद भंग कर दी जाएगी। अगले आम चुनाव की तारीख तय की गई है 21 मार्च 2026 को। इस बीच उनकी सरकार की जिम्मेदारी होगी सम्मानजनक रूप से देश में शांति बनाए रखना, कानून व्यवस्था संभालना और पूर्व अभियानों पर जांच करना। उनकी नियुक्ति पर जेनजी
मोदी ने ये जोर दिया कि सरकार सिर्फ अस्थायी भूमिका निभाए, कोई दीर्घकालीन सत्ता की भूख ना हो। उनका पूरा ध्यान देश के सुधारों और सरकार के पारदर्शिता में हो। नेपाल ने ये साबित कर दिया कि बदलाव की शुरुआत सिर्फ सड़कों से होती है। सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जनता की हक की आवाज को कभी दबाई नहीं जा सकती। आज नेपाल एक नए मोड़ पर खड़ा है। अब देखना ये है कि क्या ये नई सरकार जेन ज़ी के गुस्से को शांत कर पाएगी या फिर नेपाल में ये आग अभी और भड़केगी।